बच्चों बेयर स्टेज में तो खाली स्टेज है। व्हाइट बैकग्राउंड कर्टेन, पीछे एक पर्दा, सफ़ेद पर्दा लगा हुआ है। एंड ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और बांसुरी से आवाज़ धुन जो है निकल रही है। ऐसा दृश्य होता था स्टेज पर, और पीछे से जो है लाइट को ऊपर किया जाता था, तो ये सूर्य उगने का और नीचे किया जाता सूर्य डूबने का दृश्य होता था। इट वॉज सम ईयर्स लेटर that I learned that MRA was a kind of counter movement to international communism. कुछ सालों के बाद, it was some year later, कुछ सालों के बाद, that I learned that, मैं जाना कि MRA was a kind of counter movement of international communism, कि हमारे जो था वह अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद को फैलाने वाला एक आंदोलन था। And a big bosses of Madras like Mr. Watson सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और मद्रास में बड़े बड़े बॉस जो आसन जैसे जो बॉस जो थे, वो लोग इन दल के, इस समूह के छोटा मोटा हाथ के कठपुतली थे। आपको साम्यवाद क्या होता है बच्चों, आपको बताए थे, आप लोग वो वीडियो में देख लीजिएगा साम्यवाद क्या होता है। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडेड द केस, मैं इसमें निश्चित नहीं हूँ कि क्या मामला था। For the unchangeable aspect of these big bosses and the enterprises remain the same. मेरे मानने ना मानने से इन लोगों का कोई भी अपना विचार नहीं बदला जा सकता था। MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, हम लोगों को जो है कोई MRA हो अथवा ना हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय संवाद का हो या ना हो, मुझसे यह कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। The staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hue and sizes. हम लोग को तो सिर्फ जो स्टाफ थे जेमिनी स्टूडियो के, उन लोगों को क्या करना था कि 200 लोग जो अलग अलग रंग और साइज के आए हुए थे, उनको सेवा करना था, होस्टिंग करना था। ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिस्ट, कम से कम ये लोग 20 देशों से, अलग अलग देशों से आए हुए थे। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to slap with thick layers of makeup. यह एक बदलाव था। It was such a change. किस प्रकार का बदलाव था? From the unusual collection of crowd players, कि सारे जितने भीड़ के कलाकारों को इकट्ठा करना, waiting of the slapping of thick layers of makeup, मेकअप का बड़े बड़े चेहरे पर पोताई करना, by the office boy the makeup department, मेकअप डिपार्टमेंट के ऑफिस बॉय के द्वारा, ये जो काम थी, इस काम में थोड़ा बदलाव था, उन लोगों का सेवा करना, यही उन लोग जानते थे। फ्यू मंथ लेटर, कुछ महीने के बाद, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बज, फिर से बड़े बड़े बॉस लोग जो थे मद्रास के, उसका टेलीफोन घनघनाया। एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड ए होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। और एक बार फिर से जेमिनी स्टूडियो के लोगों में यह बात फैली कि हम लोगों को एक दूसरा दर्शक का स्वागत करने का अवसर मिलेगा, मतलब कोई और दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं। ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज ए पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, सभी लोगों ने कहा कि जो आ रहे हैं वह इंग्लैंड के कोई कवि हैं। द ओनली poets from England the simple Gemini staff knew or heard were Wordsworth and Tennyson. The only poet from England the Gemini studio staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जेमिनी स्टूडियो में जितने स्टाफ लोग थे, जिन लोगों ने इंग्लैंड के कवि के बारे में सुना था और जानते थे, वो दो ही थे, एक थे वर्ड्सवर्थ और दूसरा थे टेनिसन। अब ये तीसरा कौन आ रहा है किसी को पता नहीं था। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ किड्स, शैली एंड बैरन, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे जेमिनी स्टूडियो में सदस्य लोग, वह किड्स के बारे में जानते थे, शैली के बारे में जानते थे और बैरन के बारे में जानते थे। एंड वन ऑफ टू माइट हैव फ्रेंकली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम ऑफ इलियट, और एक आध दोस्त में और भी थे जो लोग इलियट को भी जानते थे। बट हु वाज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ, लेकिन अब ये कौन नया एक कवि आ रहे हैं किसी को पता नहीं था। ही इज नॉट ए पोएट, ही इज एडिटर, वो कोई कवि नहीं है, वो एक प्रकाशक है।
दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन, जिसके वजह से हमारे जो बॉस हैं एस एस वासन उनका बहुत बड़ा भव्य स्वागत करने वाले हैं। ऐसा फिर से एक हल्ला हुआ कि वो कवि नहीं है, वो प्रकाशक हैं। प्रकाशक इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो बॉस हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। तो बॉस क्यों स्वागत कर रहे हैं भाई? तो वासन वाज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकातन, क्योंकि वासन साहब भी जो हैं वो आनंद विकातन नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती है, उसके वो प्रकाशक हैं। तो ये भी प्रकाशक हैं, वो भी प्रकाशक हैं, इसलिए उनका स्वागत किया जा रहा है। इसलिए वो कवि नहीं बल्कि प्रकाशक हैं। He was not the editor of any of the non-names of the British publication in Madras। तो लोगों ने गप करना शुरू कर दिया अपने जेमिनी स्टूडियो के 600 लोग कि अगर वो प्रकाशक भी होंगे तो मद्रास में जितने भी अच्छे अच्छे ब्रिटिश पब्लिकेशन के पत्रिका आते हैं उसके तो नहीं होंगे। दैट इज द नॉन द जेमिनी स्टूडियो, जितना लोग जानते हैं जहाँ तक हम लोग की जानकारी है। सिंस द टॉप ऑफ द हिंदू वेयर टॉकिंग द इनिशिएटिव, सरमाइज was a poet of editor of डेली। फिर द हिंदू नाम का जो समाचार पत्र निकलती है उसके कुछ पत्रकार लोग आपस में गप करने लगे कि अब अनुमान लगाए, सरमाइज मतलब अनुमान लगाना, कि वो जो भी कवि होंगे या प्रकाशक जो भी हैं, अगर प्रकाशक होंगे तो डेली जो समाचार पत्र निकलता है दैनिक अखबार उसका होगा, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स। लेकिन अगर समाचार पत्र का भी होगा तो मैनचेस्टर गार्जियन और लंदन टाइम्स का तो होगा ही नहीं। ये दोनों समाचार पत्र का नाम है जो अमेरिका में निकलता है, एक लंदन टाइम्स, दूसरा है द मैनचेस्टर गार्जियन। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। दैट वाज ऑल इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म ऑफ द अर्नर्स। यही जानकारी जो हम लोगों को बीच दी गई और हम लोग को पता चला। एट लास्ट अंत में अराउंड 4 इन द आफ्टरनून, लगभग 4 बजे दोपहर में, द पोएट और एडिटर अराइव। जो भी कवि और सब प्रकाशक आने वाले थे वो आ गए। ही वॉज ए टॉल मैन, वो बहुत ही लंबा व्यक्ति थे। वेरी इंग्लिश, बहुत इंग्लिश बोलते थे। वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर भी थे। एंड ऑफकोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और हम लोग के लिए अनजान थे, हम लोग को इनको जानते तक नहीं थे। बैटलिंग विद हाफ ए डजन पेडेस्ट्रल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, शूटिंग स्थल पर जो है वह लगभग आधे दर्जन लोगों को लगाया गया था उनको पंखा झेलने के लिए, इतनी गर्मी उनको लग रही थी। तो बॉस रीड आउट ए लॉन्ग स्पीच, बॉस जो है एक लंबा भाषण उनके स्वागत में दिए। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीसियसली अबाउट द पोएट एडिटर, और ये स्पष्ट पता चल गया कि कवि या प्रकाशक जो भी थे उनके बारे में बॉस कम ही जानते थे। मतलब कि एस एस वासन जो भाषण दिए उस भाषण से, उनके स्वागत में भाषण दिए, कवि के स्वागत में, लेकिन उनके भाषण से पता चला कि वो भी कवि या प्रकाशक जो भी थे उसके बारे में कम ही जानते थे। देखिए स्पष्ट लाइन लिखा हो सही बच्चे। इट वॉज ऑब्वियस दैट, ये स्पष्ट था कि ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट एडिटर, की मतलब एस एस वासन भी बहुत ही कम जानते थे उस कवि या प्रकाशक के बारे में। द स्पीच वाज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म, बट हियर एंड देयर इट वाज प्रिपेयर्ड विथ वर्ड लाइक ए फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। बॉस यानी कि एस एस वासन का जो भाषण था बहुत सामान्य था, मोस्ट जनरल टर्म बहुत सामान्य था, बट लेकिन हेयर एंड देयर इट वाज पेपर्ड विथ, उस भाषण को कभी कभी छौंका लगाते थे। पेपर्ड मतलब छौंका लगाना, जैसे बच्चों दाल में छौंका लगाया जाता है वैसे छौंका लगाना, पेपर्ड। तो उस अपने भाषण में छौंका लगाते थे, किस शब्द को डाल करके? फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, आज़ादी और प्रजातंत्र जैसे शब्द को डाल करके छौंका लगाते थे। देन द पोएट स्पोक, उसके बाद जब इनका भाषण खत्म हो गया तब कवि भाषण देने उठे। ही कुड नॉट हैव द एड्रेस ए मोर डेजेंट ऑडियंस, वह जो है वह चुपचाप और झुकते हुए श्रोताओं को कुछ भी नहीं बता सके। क्यों नहीं बता सके भाई? नो वन न्यू व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कोई नहीं जान पाया कि वो क्या बोल रहे थे। एंड हिज
एसेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, और उनका जो बोलने का जो लहजा था, एसेंट मतलब होता है लहजा, बोलने का जो लहजा था उससे किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि व्हाट ही वाज सेइंग, कि वह क्या कह रहे थे। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, पूरा जो है वह 1 घंटा के लिए चला, माने पूरा भाषण उनका 1 घंटा के लिए चला। देन द पोएट लेफ्ट, उसके बाद कवि वहां से जाने लगे। एंड वी ऑल डिस्पर इन अटर बेफलमेंट, और हम लोग सारा जो है कवि के साथ साथ हम लोग भी किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। बेफलमेंट मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़, कि क्या है, होना है, क्या नहीं होना है। तो व्हाट वर वी डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे अचानक अगर आप सो रहे हो, अचानक उठ गए तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो व्हाट आर वी डूइंग मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अचानक सब सो के उठे तो उनको पता नहीं चला कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन फिल्म स्टूडियो, और ये कवि फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, अंग्रेज कवि। विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपुल, वह फिल्म स्टूडियो जहाँ पर सामान्य तमिल लोगों के लिए फिल्म बनता है, वहाँ पर एक अंग्रेज कवि क्या कर रहे हैं। पीपुल हुज लिव्स लिस्ट अफोर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, यहाँ पर लोग जो हैं वो अंग्रेजी कविता के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, वहाँ पर एक अंग्रेज कवि क्या कर रहे हैं। द पोएट लुक्ड प्रिटी बेफल्ड टू, और कवि भी जो थे वो किंग कर्तव्य विमूढ़ थे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity the talk about thrills and travel of the English poet, इस प्रकार से अंग्रेज कवि भी थे, वह अपने आप में थोड़ा रोमांच, थोड़ा उत्तेजित महसूस कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। हिज विजिट रिमेन एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, इस प्रकार से उनका आना और जाना एक रहस्य बन करके रह गया कि आखिर वो जर्मनी सीढ़ियों क्यों आए थे और क्यों चले गए। बच्चों, डेज का मतलब झुकना होता है, डे जडी। अगला पैराग्राफ देखिए। द ग्रेट पोएट राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड में नॉट एडमिट इट, दुनिया के जितने महान कहानी लेखक होंगे वो इस बात को मानते हो या नहीं भी मान सकते हो, बट माई कन्विक्शन ग्रो स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, लेकिन मेरा विचार दिन पर दिन मजबूत हो रहा है कि प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ जीनियस, कि कहानी लिख करके कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। जीनियस मतलब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं बन सकता है। इट इज फॉर पेशेंस परसिस्टेंट एंड प्रिजर्विंग ड्रज विद द हार्ट सो संकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, बड़ा लेखक बनने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए पेशेंस धैर्य, परसिस्टेंट लगन, प्रिजर्विंग ड्रज किसी काम को लगातार करने की हौसला होना चाहिए, विथ उसके साथ साथ ए हार्ट सो संकन, इतना कठोर जो है कि हृदय होना चाहिए कि दैट कैन नॉट ब्रेक इट, कि कोई भी चीज उसको तोड़ ना सके। रिजेक्शन स्लीप डज नॉट मीन ए थिंग ऑफ हिम, रिजेक्शन स्लीप भी उसके हृदय को तोड़ ना सके। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, रिजेक्शन स्लीप क्या है। आपको बताए थे कि कोई भी लेखक कवि अपना प्रकाशक के पास कोई भी निबंध लेख भेजता है, तो अगर उसको पसंद नहीं आता है उस प्रकाशक को, तो फिर वापस कर देता है कवि के पास। तो जो वापस आ जाता है उसको बोलते हैं रिजेक्शन स्लिप। तो रिजेक्शन स्लिप आ जाने के बाद बहुत मैंने सब जगह से वापस आ जाने के बाद बहुत से लेखक कवि हार्ट अटैक आ जाता है, किसी लोग को बहुत दुख हो जाते हैं, तो फिर वो काम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लेखक का कहना है कि अगर लेखक के रूप में अगर आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो रिजेक्शन स्लिप जो है वो डोंट मीन थिंग टू हिम, ऐसे लोगों के लिए कोई मतलब नहीं। फिर मैंने रिजेक्शन स्लिप आ गया फिर दूसरी जगह भेजिए, वहाँ से वापस आ गया तीसरी जगह भेजिए, ऐसा करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वापस आ गया तो सूझ जाइए अब, या फिर आपको हार्ट अटैक आ गया, दुखी हो गए, डिप्रेशन में आ गया, आत्महत्या कर ली, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ही एट वंस, देखिए आगे उसको क्या करना है, आगे लिखा हुआ है कि ही एट वंस सेट अबाउट द मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, कि उसे तुरंत ही जैसे वापस आया तो तुरंत ही जो है कि फ्रेश कॉपी बना करके और सेंड इट टू द अनदर एडिटर, और दूसरे एडिटर के पास तुरंत भेजिए। इनक्लोजिंग पोस्टेज ऑफ द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट,
और साथ में अपना एक स्वयं पता लिखा हुआ एक लिफाफा भी भेजिए। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement. हिंदू नाम के एक समाचार पत्र में द हिंदू नाम के समाचार पत्र में एक घोषणा यह छापी गई थी कि एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ द अनइम्पॉर्टेंट पेज, कि एक पेज जो है कि रखा जा रहा है एक पत्रिका में जिसका सभी जगह से लौट गया हो, उसकी कहानी कविता छापी जाएगी उस पेज में। ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय द ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम द इनकाउंटर, और साथ ही साथ वह जो पत्रिका है जिसमें सब रखा जाएगा वो पत्रिका का नाम इनकाउंटर है। साथ ही एक संक्षिप्त कहानी की एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। ऑफ कोर्स द इनकाउंटर वाज नॉट ए नॉन कमोडिटी अमॉन्ग द जर्मनी लिटरेरी। निश्चित रूप से द इनकाउंटर नाम की पत्रिका पूरे जर्मनी स्टूडियो में किसी के द्वारा ज्ञात नहीं था कि इनकाउंटर नाम का पत्रिका भी कभी छपता है या आता है। जो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, जर्मनी लिटरेरी लिखा हुआ है। जर्मनी लिटरेरी का मतलब होता है कि जर्मनी में पढ़े लिखे लोग, जर्मनी स्टूडियो में पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ तो जानते ही नहीं होंगे कि इनकाउंटर नाम का कोई पत्रिका भी होता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते थे। I wanted to get an idea of the protocol before I spent a considerable sum to postage sending manuscript. मेरे मन में यह विचार आ गया, I wanted to get an idea of a protocol, protocol मतलब पत्रिका, इस पत्रिका के बारे में कि I spend a considerable sum the postage sending manuscript, कि मैं अपना हस्तलिखित कहानी इस पत्रिका में जरूर भेजूंगा। टू इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड से छपने वाला पत्रिका था। इन दोज डेज, उन दिनों में, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विथ नो लॉन्ग वाइन साइन बोर्ड। उन दिनों में एक लाइब्रेरी हुआ करता था मद्रास में, उस लाइब्रेरी का नाम था ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। उसके एंट्रेंस में यानी कि उस प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ था, साइन बोर्ड लिखा हुआ था कि नो एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस यहाँ पर वर्जित है। एंड नोटिस टू मेक यू फील यूर स्नीकिंग इनटू फॉरबिडन एरिया, वहाँ पर प्रवेश करने के लिए लोग चुपके से दूसरे कमरे से, दूसरे दरवाजे से घुस जाते थे। तो लेखक साहब भी चले गए वहाँ पर। एंड देयर वेयर कॉपीज ऑफ इनकाउंटर लेइंग अबाउट इन वेरियस डिग्री ऑफ फ्रेशनेस, और वहाँ जब गए उस लाइब्रेरी में तो उन्होंने देखा कि इनकाउंटर नाम की पत्रिका का फ्रेश कॉपी, कई कॉपियाँ वहाँ पर रखी हुई हैं। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, मतलब पाठकों के द्वारा एकदम अनटच्ड, अनछुआ, मतलब कोई पाठक उसको पढ़ता ही नहीं था। पाठक मतलब पढ़ने वाला। When I read the editor's name, जब मैं उस पत्रिका को निकाला और उसका एडिटर का नाम पढ़ा, I heard a bell ringing in my sunken heart. मैंने sunken heart, heart है, ध्यान दीजिएगा, heart मतलब हृदय, मैंने अपने टूटे हृदय में, कठोर हृदय में घंटी बजता हुआ आवाज सुना। क्यों घंटी बजने लगा भाई उस प्रकाशक का नाम देख करके? इट वाज द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, अरे ये तो वही कवि था जो कभी जेमिनी स्टूडियो में आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं कोई पुराना खोया हुआ भाई को पा लिया हूँ। एंड आई सेंग एज आई सील्ड द एनवेलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और मैं जब अपने लिफाफे में सारा अपना कहानी डाल के सील करने लगा, उस समय एड्रेस लिखते समय, उसके ऊपर एड्रेस लिखते समय एक मैं गाना गुनगुनाने लगा। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, और मैं यह भी महसूस किया कि कुछ ऐसा ही गाना वो भी गुनगुनाएंगे जैसा मैं गुनगुना रहा हूँ। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फिल्म डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ फिल्म। जिस प्रकार से भारतीय हिंदी फिल्मों में फर्स्ट रील में जब भाई बिछड़ता है तो जो गाना चलती है, अंतिम रील में जब भाई दोनों मिलते हैं तो वही गाना चलता है, वैसा ही कुछ यहाँ दृश्य देखने को मिल रहा था। स्टीफन स्पेंडर, वो जो कवि या एडिटर जो भी थे, उनका नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर, दैट वाज हिज नेम, यही उनका नाम था।
एंड ईयर्स लेटर, और कुछ वर्षों के बाद, व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर हो गया, यानी कि जेमिनी स्टूडियो बंद हो गई, एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, अब मेरे पास बहुत समय था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। एनीथिंग एट ए रिड्यूस प्राइस अट्रैक्ट माई अटेंशन, अब जब कभी बाजार में जाता तो कम दाम वाला चीज ही मुझे आकर्षित करता। ऑन द फुटपाथ इन द फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर, देयर वॉज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स ऑफ 50 पैसे ईच, किताबों की एक सेल लगी थी, ढेर लगा हुआ था, और प्रत्येक किताब का पैसा था, कीमत थी 50 पैसा। एक्चुअली दे वर कॉपी ऑफ सेम बुक ऑफ एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, वास्तव में वह अमेरिकन मूल जो किताब थी उसका एलिगेंट पेपर बैक, यानी कि उसका जो है फोटोकॉपी करके बेचा जा रहा था। स्पेशल लॉ प्राइस स्टूडेंट एडिशंस, खास करके यह गरीब विद्यार्थियों के लिए सब किया जा रहा था। इन द कनेक्शन विद द 50 एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, रूस के क्रांति के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐसा किया जा रहा था। आई पेड 50 पैसे एंड पिक अप अ कॉपी ऑफ बुक, मैं 50 पैसा पे किया और एक किताब को मैं लिया। इस किताब का नाम क्या था बच्चों? द गॉड दैट फेल्ड, द गॉड दैट फेल्ड, गॉड G-O-D, गॉड दैट फेल्ड, FAILED। 6 eminent men of letter in 6 separate essay described। उस किताब में 6 विद्वानों की जीवनी वर्णित थी। देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसोल्यूशन रिटर्न, और 6 विद्वान जो थे पहले साम्यवादी थे और फिर बाद में जो है साम्यवादी नहीं रहे, अपना मान्यता को चेंज कर दिए, अपने सोच को बदल दिए। और 6 विद्वान कौन कौन थे? एंड्री गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नियानो सैलोन, अर्थर कॉस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर तो समझ गए बच्चों कि वह कवि थे जो प्रकाशक जो आना था, आए जाए चले गए, किसी को पता नहीं चला, आना जाना रहस्यमय हो गया। लेकिन इसके पहले वाला जो लेखक हैं लुइस फिशर, वो गांधी जी जो चैप्टर पढ़े आप लोग इंडिगो, उसके लेखक थे। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक एज्यूम ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस फॉर मी, जैसे मैं अंतिम विद्वान का नाम पढ़ा, अचानक यह किताब मेरे लिए भयानक रूप से महत्वपूर्ण हो गया। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, ये वही स्टीफन स्पेंडर हैं जो कभी जेमिनी स्टूडियो में कवि के रूप में आए हुए थे। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप द हेजी इल्यूमिनेशंस, इस नाम को पढ़ के अचानक जो मेरे दिमाग में अंधेरा छाया हुआ था, अचानक जैसे कि रोशनी जल गई हो, लाइट जल गया हो। लिटअप मतलब जलना, हेजी मतलब धुंधला, इल्यूमिनेशन मतलब चमक, और चैम्बर मतलब कोना। द रिएक्शन ऑफ स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री, अब जेमिनी स्टूडियो में उनका आने और जाने कोई रहस्य नहीं रह गया था, आना जाना उनका रहस्य नहीं रह गया था, क्योंकि अब कहानी जीवनी में सब लिखा हुआ था। जो लेखक साहब पढ़े क्या था, उनके रहस्य क्या राज था, क्यों आया चले गए, सो ध्यान दीजिएगा। द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो may not have much to do with the Spender's poetry, अंतिम लाइन है, ध्यान दीजिएगा सही बच्चों। द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो may not have much to do with the स्पेंडर्स पोएट्री, मतलब कि बॉस जो थे जेमिनी स्टूडियो के SS वासन साहब, उन्होंने स्पेंडर्स के कविता के साथ कोई न्याय नहीं किए थे, अर्थात वो कवि महोदय आए हुए थे अपनी अंग्रेजी कविता को तमिल फिल्म में डालने के लिए, लेकिन चूंकि तमिल उस समय में अंग्रेजी कोई समझता नहीं था और वैसा अंग्रेजी का दौर उस समय नहीं था, सब तमिल भाषा जानते थे, यहाँ तक कि अंग्रेजी हिंदी नहीं जानते थे। तो इसीलिए वो बॉस जो है कि मना कर दिए थे कि मैं अपना तमिल फिल्म में आपका अंग्रेजी कविता नहीं डालूंगा, और बेचारा वो चले गए थे। ये था उनके आने जाने का रहस्य।
बट लेकिन अंतिम लाइन गौर कीजिएगा, बट लेकिन नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड। लाइन है, नॉट लगा दिया, जो किताब खरीदे थे लेखक साहब, वो किताब का नाम है और उसके आगे नॉट लगा दिया गया। मतलब कि अगर आप मेहनत करेंगे ईमानदारी से, सच्चाई से, लगन से, तो भगवान असफल किसी को भी नहीं होने देते हैं। नॉट विथ हिज गॉड डेट फेल्ड, मतलब उनका भगवान उनको असफल होने नहीं दिए, है नहीं। तो ये है सारे बच्चों कि हार्ड वर्किंग नेवर पासिस विदाउट सक्सेस, ये है लाइन। मतलब कि हार्ड वर्किंग जो है वो सफलता दिए बगैर कभी नहीं गुजरता है। तो ये चैप्टर ये बताया आप लोग को कि हार्ड वर्किंग करने से सफलता प्राप्त होती है, साथ ही साथ किसी के ऊपर डिपेंड रहने से सफलता प्राप्त नहीं होती। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना पड़ता है और तभी आप ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर में लेखक देखिए, अशोक मित्तल साहब और जो कवि थे स्टीफन स्पेंडर साहब, ये दोनों जब अपनी सफलता के लिए ऐसे श्वासन पर डिपेंड थे तो सफल नहीं हुए, लेकिन जब दोनों अपने अपने तरीके से अपना प्रयास किए, दोनों सफल हुए।